Assalamu alaikum dear students. As you know, we have started next chapter, that is sport and movement, and so far we have discussed the sport and mechanism of the sport and role of different types of cells among the plants. Students, today we are going to discuss another very important topic, that is movements among plants. So plants की movements आज हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अब ये रिस्पॉन्स दो तरह से हो रहा होता है। कोई इंटरनल काज हो सकता है, यानी कोई अंदरूनी स्टिमुलस है, या कोई एक्सटर्नल काज हो सकता है, कोई बैरूनी स्टिमुलस हो सकता है। सो बोथ ऑफ दीज आर काजेस बिहाइंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। इसी ज़िमन में इसी अंदाज से हमने प्लांट्स की मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, हम जनरल डेफिनेशन के तहत तो जानते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो मेजर एक डिफरेंस है वो है मूवमेंट का, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कुछ अंदाज से प्लांट्स में भी मूवमेंट्स पाई जाती हैं। तो किन किन अंदाज से प्लांट्स अपने ऑर्गन्स को या अपनी पूरी बॉडी को मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स की मूवमेंट्स बेसिकली दो तरह की हैं, पैराटोनिक मूवमेंट्स एंड ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। यानी एक बड़े ग्रुप के अंदर अगर मैं बात करूं तो दो बड़े ग्रुप्स हैं। एक प्लांट्स की मूवमेंट्स का ग्रुप कहलाता है पैराटोनिक। ये वो मूवमेंट का स्टाइल है, ये वो अंदाज है जिसमें कोई एक्सटर्नल कॉज होगा, कोई बैरूनी वजह होगी। और स्टूडेंट, दूसरा ग्रुप है ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक वो वाला ग्रुप है जिसमें प्लांट्स को कोई इंटरनल कॉज होगा, यानी अंदरूनी स्टिमुलस होगा, अंदरूनी वजह होगी जिसकी वजह से उनमें कुछ मूवमेंट होगी, चाहे पूरे ऑर्गेनिज्म की होगी, कोई सेल की होगी या किसी पार्ट की होगी। सो टुडे we are going to discuss about autonomic movements. These are the movements due to internal causes. ये जो पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं ये हम अगले आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड की जाती हैं अपने सब ग्रुप्स के अंदर, जिसमें टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। यानी हम मुख्तसरन कह सकते हैं कि ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 टैक्टिक मूवमेंट, नंबर 2 टर्गर मूवमेंट्स एंड नंबर 3 ग्रोथ मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, इसमें से एक को एग्जांपल के साथ जो है वो हम एक्सप्लेन करते चले जाते हैं ताकि आपको पता चले। सो टैक्टिक मूवमेंट में पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करेगा या कोई उसका सेल मूव करेगा, लेकिन याद रखना स्टिमुलस इंटरनल होगा। एक मिसाल लेते हैं, अगर कोई सेल है, इस सेल के अंदर मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि प्लांट का सेल है, क्योंकि हमें पता है प्लांट का सेल जो है वो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी रखता होता है। सो अगर किसी जगह पे उसका क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और इस क्लोरोप्लास्ट को अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट पूरी तरह से नहीं है, तो स्टूडेंट जो सेल के साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है जिसको कहते हैं साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस के जरिए मूव करते करते ये क्लोरोप्लास्ट उस जगह पे आ जाते हैं यहां पे वो मैक्सिमम लाइट जज़ब कर सकते हैं। सो यहां ओरिजिनली मौजूद था, ये मूव करके कहां पे आ जाता है,
जहां वो मैक्सिमम लाइट को जज़ब कर सकता है। सो अंदरूनी स्टिमुलस है, यानी कि लाइट ने मजबूर किया, वो अपनी ही मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस के लिए उसकी तरफ मोड़कर जा रहा है। अब यहाँ पे हम दो अल्फाज या दो टर्म यूज कर सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये कहलाएगी फोटोटैक्टिक। क्या कहलाएगी? फोटोटैक्टिक। अब फोटोटैक्टिक अगर तो लाइट की तरफ कोई चीज मूव करके जा रही है तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक, और अगर लाइट से अवे ये मूवमेंट हो जाती तो हम इसी को नाम दे देते नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। सो स्टूडेंट, टैक्टिक मूवमेंट में हमने एक एग्जांपल देखी। अब दूसरी एग्जांपल इसी के अंदर हम देखेंगे कि ये जो लिवर वर्ड्स, हार्न वर्ड्स वगैरह होते हैं, आप लोगों ने पिछले साल ब्रायोफाइट्स को पढ़ा है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, अगर कुछ याद हो तो स्टूडेंट्स उनके अंदर मसला ये होता है कि उनके जो मेल गैमेट्स हैं यानी स्पर्म्स, वो मूव करते हैं आर्चिगोनिया की तरफ। अब आर्चिगोनिया में से क्या रिलीज होते हैं? कुछ केमिकल्स। अब इन केमिकल्स की वजह से ये केमिकल अट्रैक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो मेल गैमेट्स जो है एंथ्रीडिया वो मूव करते आते हैं और आर्चिगोनिया की तरफ आते हैं। सो चूंकि केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होके पड़े हैं, यहां पर इनको अट्रैक्शन हुई, ये नहीं कि यहां का स्टिमुलस इधर दे देना है। सो इनको अट्रैक्शन हुई, जो मेल गैमेट्स से एंथ्रीडिया है, स्पर्म्स हैं, they will attract toward these chemical, they will rush toward these chemical, they will run toward these chemical, they will arrive at these chemicals. So जब वो यहाँ पे आएंगे तो चूंकि केमिकल मौजूद है इस वजह से आए, हम इसको नाम देंगे कीमोटैक्टिक। जैसे हमने फोटोटैक्टिक एक लफ्ज सीखा, इसी तरह से हमने देखा कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर टैक्टिक मूवमेंट। याद रखें, हम ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की सब डिवीजन पढ़ रहे हैं। अब अगला ग्रुप हमारे पास है टर्गर मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, टर्गर मूवमेंट के हवाले से आप जानते हैं कि टर्बिडिटी क्या होती है। तो हमें पता है किसी भी सेल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर डेवलप हो जाए तो उसमें टर्बिडिटी पैदा हो जाएगी, जिसको हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि तनाव। इस बेस पर चूंकि प्लांट्स के कुछ ऑर्गन्स के अंदर या कुछ पार्ट्स में हम देखेंगे कि मूवमेंट्स होती हैं, तो आइए इस चीज की एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो प्लांट्स के स्टूडेंट्स लीव्स होते हैं, say for example if this is the main axis and this is petiole, further this is overall lamina or blade of the leaf। स्टूडेंट्स, ये जो पेटियोल है और लैमिना या ब्लेड, इसकी बेस पर एक स्वॉलन पोर्शन होता है, थोड़ा सा सोजिश शुदा या थोड़ा सा फैला हुआ या फूला हुआ, यानी ऐसे महसूस होता है जैसे थोड़ी सी सोजिश है। इस पार्ट को कहते हैं पल्वीनस। सो स्टूडेंट, जो पल्वीनस होते हैं असल में उनके अंदर अगर टर्बिडिटी मौजूद हो तो ये लीव्स जो हैं ये अपने एक्सिस पे रहते हैं। अब सारा दिन चूंकि ट्रांसपायरेशन हो रही होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, तो ट्रांसपायरेशन से चूंकि पानी मूव कर रहा होता है, सो पानी इस पल्वीनस में मौजूद रहता है। पल्वीनस में पानी होगा तो उसमें क्या होगी? टर्बिडिटी। जब टर्बिडिटी होगी तो टर्गर प्रेशर होगा, जिसकी वजह से ये लीफ का जो लैमिना है ये इरेक्ट रहेगा। अब शाम के टाइम क्या सीन बनता है? ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। ट्रांसपायरेशन रुक जाती है, इट मींस पानी की मूवमेंट रुक जाती है। जब पानी की मूवमेंट रुकती है स्टूडेंट्स, तो ये जो पल्वीनस है इसमें से पानी बाहर आता है। वो बाद में हम देखेंगे कि असल में उसमें पोटाशियम आयन का किरदार है। सो वो अगली एग्जांपल में इसी के अंदर हम देखते हैं। तो पानी जब बाहर आ जाएगा, टर्बिडिटी या तनाव कम होगा, पल्वीनस ढीला पड़ जाएगा और लैमिना नीचे चला जाएगा। सो हम शाम को देखेंगे तो हमें दरख्तों के पत्ते मुरझाए हुए नजर आएंगे, डाउनवर्ड हो चुके होंगे। अब
सारी रात ये सोए रहेंगे। फिर दिन के टाइम पे चूंकि ट्रांसपैरेशन स्टार्ट होगी, पानी की अवेलेबिलिटी होगी और फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आएंगे। इस चीज को कहा जाता है स्लीपिंग मूवमेंट्स ऑफ लीफ और लीफलेट्स। क्या कहते हैं? स्लीपिंग मूवमेंट्स ऑफ लीफ और लीफलेट्स। चूंकि सारी रात मुरझाए रहना है और सुबह फिर से इसने अपने ओरिजिनल एक्सिस के ऊपर, एंगल के ऊपर आना है। अब इसी के अंदर हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें पोटेशियम का भी रोल जो है वो आपको मैं बताता हूं। स्टूडेंट, एक प्लांट होता है टच मी नॉट, जिसे छुई मुई कहते हो आप लोग। छुई मुई के प्लांट का मसला ये है कि स्टूडेंट, अगर आप चूंकि पिछले साल आप पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड लीफ होते हैं। तो कंपाउंड लीफ है, लेकिन इसको हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि छुई मुई जो है अगर इसको टच किया जाए तो टच करने से इसके लीव्स मुरझा जाते हैं। अब होता क्या है, ये 10 से 15 मिनट के अंदर मुरझा जाते हैं, फिर ये अपने आप को फौरन रिकवर कर जाते हैं। लिहाजा इसको हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट। ये बहुत तेज मूवमेंट है। हुआ क्या था असल में स्टूडेंट्स, जब स्टिमुलस को दिया जाता है तो पोटेशियम आयन वो पल्विनस, जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, स्वॉलन पोर्शन एट द बेस ऑफ लैमिना, उस पल्विनस में से क्या हो जाता है, पोटेशियम आयन जो है वो निकलकर बाहर चले जाते हैं पेटियोल में। ऐसे नहीं कि लीफ से बाहर निकल आते हैं, ऐसे नहीं, पल्विनस से पेटियोल की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी इधर उधर जो टिश्यूज हैं वहां चले जाते हैं। अब पोटेशियम आयन जब निकलता है तो वाटर कंटेंट्स जो है वो निकल आता है। आप लोगों ने पिछले साल वाटर पोटेंशियल नामी एक टर्म पढ़ी थी। इट मींस मूवमेंट ऑफ दिस पोटेशियम आयन will change water potential inside the pulvinus. So water potential जब कम होगा तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टर्जिडिटी कम हो जाएगी, तनाव कम होगा, लीव्स क्या कर जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। अब ये अपने आप को रिकवर कैसे करता है, यहाँ पे आपके पता चलता है कि ये कोई इंटरनल काज है। फिर थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के अंदर पोटेशियम आयन वापस आ जाते हैं पल्विनस के अंदर। जब पोटेशियम आयन वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली वाटर पोटेंशियल वहां पे डेवलप होगा, पानी भी आएगा। तो जब पानी आएगा तो उस हवाले से क्या होगा, टर्बिडिटी बनेगी और फिर से लीफलेट्स जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर आएंगे। ये जो इतना जल्दी मैकेनिज्म हुआ, इसको हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। पहले जो हमने इसी के अंदर एग्जांपल देखी वो था स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ लीफ और लीफलेट्स। ये क्या है, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफ और लीफलेट्स। स्टूडेंट, ये जो के सारे मूवमेंट टर्गर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, लिहाजा इसको हम टर्गर मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट, इसकी तीसरी और आखिरी एग्जांपल ऑटोनोमिक मूवमेंट्स के अंदर वो है ग्रोथ मूवमेंट। स्टूडेंट, हमें ये पता है कि जब प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स की ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होने के अंदाज चूंकि मुख्तलिफ हैं, इसलिए ग्रोथ की स्पीड एक जैसी नहीं होगी। ग्रोथ डिफरेंसेस की वजह से प्लांट्स में कुछ हमें मूवमेंट्स नजर आती हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो एक कॉम्पल जो होती है, एक बर्ड जो होती है, हम देखते हैं कि ये बंद है, बर्ड या कॉम्पल। फिर हम देखते हैं कि सुबह के टाइम में ये फ्लावर जो है ये इसकी पत्तियां खुल जाती हैं इस तरह से। क्या हुआ था, हुआ ये है कि वो जो बंद पेटल्स थी वो यूं खुलती हैं, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट हुई कैसे, अगर मैं आपको एक छोटा सा इसका पार्ट जूम करके दिखाऊं, कंसीडर दैट इफ दिस इज द पेटल, पेटल के नीचे वाली साइड पे स्टूडेंट ज्यादा सेल्स ग्रो कर जाते हैं। जब ज्यादा सेल ग्रो करते हैं और ऊपर वाले पार्ट के अंदर ग्रो नहीं करते तो मजबूरन इन पत्तियों को मुड़ना पड़ता है अंदर की तरफ। अब चूंकि नीचे ग्रोथ ज्यादा है, ऊपर कम है, इसको हम कहते हैं हाइपोनास्टी। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइपोनास्टी। यानी अगर मैं सीधी लाइन लगा के बताऊं, ये दो लाइंस हैं,
नीचे वाली साइड पे अगर ग्रोथ ज्यादा करेंगे और ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ कम होगी तो मजबूरन ये स्ट्रक्चर यूं बेंड कर जाएगा, क्योंकि नीचे सेल इंक्रीज कर रहे हैं ऊपर नहीं कर रहे, मजबूरन इसने उसको धकेल के अपना एरिया पूरा कर लेना है। सो हाइपोनास्टी। और अब अगर ये फ्लावर खिल जाते हैं यानी पत्तियां खुल जाती हैं तो वो इससे उल्ट है, वहां पर क्या हुआ है एपिनास्टी। तो स्टूडेंट एपिनास्टी उससे बिल्कुल उल्ट है कि लीफलेट्स या पेटल्स के अपर साइड पे सेल्स ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं बनिस्बत लोअर साइड के, तो क्या होता है वो फूल की पत्तियां खुल जाती हैं। यानी अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं, ये अगर हम लोअर साइड कंसीडर करें और ये अपर साइड कंसीडर करें, अब अपर साइड में सेल्स बढ़ रहे हैं लेकिन लोअर साइड में नहीं बढ़ रहे, तो मजबूरन इसने एरिया पूरा करने के लिए इसको प्रेस करके यूं फैल जाना है। तो ये जो पत्तियां यूं फैल जाती हैं, ये अपर साइड पे सेल्स की ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है और जब ये पेटल्स बंद होती हैं तो ये लोअर साइड के ऊपर ज्यादा मसला बनता है। लिहाजा स्टूडेंट्स ये है एपिनास्टी और इससे पहले हमने देखा हाइपोनास्टी। ये ग्रोथ के डिफरेंसेस की वजह से ये मूवमेंट्स हैं। अब एक और आखिरी इसके अंदर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वो है नोटेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई स्टेम है या कोई ब्रांच वो जिगजैग मूव कर रही होती है, यानी आप देखते हैं कि कभी स्टेम ऐसे जा रही है फिर मुड़ के ऐसे आ रही है फिर ऐसे आ जाती है। ये क्या वजूहात है? सिंपल सी बात है, अगर इस साइड पे सेल्स ज्यादा ऐड होना शुरू हुए ग्रोथ की वजह से, बार बार मैं कह रहा हूं, तो ये जो है टहनी, ये जो ब्रांच है ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी। अगर सेल फिर इसकी अपोजिट साइड पे ज्यादा ग्रो करने लग गए तो ये फिर से इधर मुड़ जाएगी। सो इसको हम लोग कहते हैं नोटेशन। सो नोटेशन जो है वो भी ग्रोथ डिफरेंसेस की वजह से है, zigzag movement प्लांट के अंदर होती है। So this is the third and last category within the autonomic group of movement called nudation. स्टूडेंट हमने ओवरऑल ऑटोनोमिक मूवमेंट्स को मुकम्मल कवर कर लिया। सो ऑल ऑफ दीज आर मूवमेंट्स ड्यू टू इंटरनल कॉजेज और इंटरनल रीजंस। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम पैराटोनिक मूवमेंट का इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर लेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और डियर स्टूडेंट्स काइंडली दुआओं में हमें और हमारी एफर्ट को याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।